हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। आज का हमारा क्वेश्चन है समांतर अनुनादी परिपथ क्या है, विशेषताएं तथा उपयोग लिखिए। इसके पहले हम श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा है समांतर अनुनादी परिपथ। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर अनुनादी परिपथ। तो इसकी परिभाषा देखेंगे और विशेषताएं तथा उपयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर अनुनादी परिपथ आखिर है क्या। तो समांतर अनुनादी परिपथ कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रेरण कुंडली L और संधारित्र C को समांतर क्रम में रखते हैं और यहाँ पे L के साथ में अलग से एक प्रतिरोध लगेगा और संधारित्र C के साथ में एक प्रतिरोध अलग से लगेगा। फिर दोनों का संबंध बिंदु A और यहाँ पे दोनों का संबंध बिंदु B से कर दिया जाता है और फिर इन दोनों को जोड़कर दोनों का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। तो समांतर अनुनादी परिपथ की परिभाषा क्या होगी, आइए देखते हैं। तो इसमें समांतर अनुनादी परिपथ की परिभाषा में आपको ये लिखना है कि वह परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली L और संधारित्र C को समांतर क्रम में जोड़कर इनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया जाए तो उस परिपथ को समांतर अनुनादी परिपथ कहते हैं। फिर से देखिए, वह परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली L को संधारित्र C के साथ समांतर क्रम में जोड़कर इनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ किया जाए तो ऐसे परिपथ को समांतर अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या लिखना है कि प्रेरण कुंडली L और संधारित्र C को समांतर क्रम में पहले जोड़ा गया है ना, और उसके बाद दोनों का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। तो जो हमने यहाँ पे बोला है वही हम नीचे लिख देंगे। तो अब हम समांतर अनुनादी परिपथ की परिभाषा लिख देते हैं। तो हमने इसी तरीके की भाषा लिखी, वह परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली L यानी कि ये वाली और संधारित्र C को समांतर क्रम में जोड़कर इनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं और इसे समांतर अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये देखिए, तो इतना तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो अब हम चित्र पर फोकस करते हैं। चित्र की भाषा तो हमने लिख ली, यानी कि समांतर अनुनादी परिपथ की परिभाषा तो हमने लिख ली है, लेकिन अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चित्र में ऊपर आपको RL परिपथ दिख रहा होगा और नीचे आपको RC परिपथ दिख रहा होगा। तो RL परिपथ भी हमने पढ़ा हुआ है और RC परिपथ भी हमने पढ़ा हुआ है। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से हेडिंग डालते हुए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RL परिपथ के लिए, और RL परिपथ के लिए हम प्रतिबाधा, कलांतर और धारा के शिखर मान निकालेंगे। और उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे RC परिपथ के लिए, और इसके लिए भी हम प्रतिबाधा, कलांतर और धारा के शिखर मान निकालेंगे। फिर अनुनाद की स्थिति में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, और उसके बाद ये व्यंजक सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे RL परिपथ के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा RL परिपथ के लिए। तो ये हो गई हेडिंग। अब यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद हम प्रतिबाधा देखते हैं। तो RL परिपथ के लिए प्रतिबाधा आपको ध्यान में रखना है कि क्या होती है। थोड़ी सी तैयारी परिपथों में बहुत अच्छी करनी होती है। तो जो प्रतिबाधा होती है वो आप रफ में भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। RL परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा हमने निकाली थी उसका मान था R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। और इसके बाद हमने जो कलांतर निकाला था
उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कलांतर फाई बराबर या टेन फाई बराबर वो हमने निकाला था एल ओमेगा बटे आर। और इसके बाद जो हमने धारा का शिखर मान निकाला था वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। धारा का शिखर मान तो धारा का शिखर मान जो I0 है वो होगा V0 बटे जेड, और जेड का मान ऊपर लिखा है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए, ये धारा का शिखर मान है आर एल परिपथ के लिए, ये कलांतर है और ये प्रतिबाधा। तो ये तीनों चीज़ें पहले से ही आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। अब अगर आप इसको निकालोगे तो एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट ही याद करेंगे तो उचित रहेगा। अब आरसी परिपथ के लिए तो हेडिंग लगाएंगे आरसी परिपथ के लिए। तो आरसी परिपथ के लिए हम सबसे पहले प्रतिबाधा निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रतिबाधा जेड बराबर, और आरसी परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा निकाली थी वो थी आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये जेड था, है ना। और इसके बाद हमने जो कलांतर निकाला था उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कलांतर टेन फाई जो हमने निकाला था, अब चूँकि हम यहाँ पे फाई वन और टू से संज्ञा देंगे क्योंकि हम दो परिपथ लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये Z1 है और ये फाई वन है। तो इसलिए ये हो जाएगा Z2 और ये हो जाएगा फाई 2। अब हम लिख लेते हैं। तो आरसी परिपथ के लिए जो हमारा कलांतर था वो था 1/c ओमेगा आर, ठीक है। तो ये हो गया कलांतर। अब हम शिखर मान निकालेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे धारा का शिखर मान। और धारा का जो शिखर मान होता है उसे हम I0 से प्रदर्शित करेंगे, और वो होता है V0 बटे जेड। जेड का मान हम ऊपर ही लिख चुके हैं तो इसको बस यहाँ पे लिख देना है, आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे देखिए, हमने आर एल परिपथ के लिए जेड यानी कि प्रतिबाधा कलांतर शिखर मान निकाल लिया है, और आरसी परिपथ के लिए हमने धारा का शिखर मान कलांतर ये सब लिख दिया है। अब इसके लिए अब आगे क्या होगा तो उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अनुनादी परिपथ पढ़ रहे हैं, तो अनुनाद की स्थिति लगेगी, तो हम लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में। और अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्स होता है। एक्सएल का मान होता है एल ओमेगा और एक्स का मान होता है 1/c ओमेगा। तो अगर हम अब इस हिसाब से तुलना करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो Z1 कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल वर्ग ओमेगा वर्ग, और Z2 कितना है, आर स्क्वायर प्लस 1/c वर्ग ओमेगा स्क्वायर। तो पहले हम रफ़ में अच्छे से समझेंगे। तो रफ़ में समझने के लिए हम सबसे पहले Z1 का मान लिख लेते हैं। इसके बाद हम Z2 का मान लिख लेते हैं। अब चूँकि हमने दोनों के मान लिख लिए हैं, लेकिन अनुनाद की स्थिति कहती है कि एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहाँ पे एल ओमेगा लिखा है उसकी जगह पर अगर हम 1/c ओमेगा लिखेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसी में देख लेते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा की जगह पर 1/c ओमेगा लिखेंगे, और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल Z2 बन जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में Z1 किसके बराबर हो जाएगा, Z2 के। देख लीजिए, आर स्क्वायर 1/c स्क्वायर ओमेगा, तो एल ओमेगा की जगह पर अगर 1/c ओमेगा रखोगे तो Z1 Z2 के बराबर होगा ना। तो बस आपको अनुनाद की स्थिति में इतना ही लिखना है कि जब अनुनाद की स्थिति होगी एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको हेडिंग लगा के लिखना है तुलना करने पर। तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो आपको Z1 बराबर क्या मिलेगा, Z2। ये पहली कंडीशन आपको मिल जाएगी।
तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कलांतर की, तो फिर हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और tan phi 1 का मान लिख लेते हैं। इसके बाद हम tan phi 2 का मान लिख लेते हैं। अब इसके बाद अनुनाद की स्थिति कहती है कि L ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा। तो अगर हम L ओमेगा की जगह पर 1/c ओमेगा रखेंगे तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा। L ओमेगा की जगह पर क्या रखना है, 1/c ओमेगा, तो हमने रख दिया 1/c ओमेगा और R को हमने ज्यों का त्यों। तो एग्जैक्ट ये क्या बनेगा, 1/c ओमेगा यानी tan phi 2। तो ऐसी स्थिति में tan phi 1 बराबर किसके होगा, tan phi 2। अगर tan दोनों तरफ से कैंसिल हो तो phi 1 इक्वल क्या होगा, phi 2। तो ये होगा। तो अब हम तुलना करने में नेक्स्ट स्टेप्स ये लिखेंगे कि phi 1 इक्वल होगा किसकी, phi 2। पहले क्या हो गया है, Z1 बराबर Z2, अब क्या हो गया है, phi 1 बराबर phi 2। अब ये दो चीज़ें तो हमें मिल चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम धारा की बात करेंगे। तो धारा कैसी होगी, चूँकि हम पढ़ चुके हैं, अगर हम रफ में देखें तो हम Z1 बराबर Z2 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन Z का फॉर्मूला होता क्या है, V/I होगा कि नहीं। तो Z1 का क्या होगा, Z1 V1 I1 है ना, और Z2 का क्या होगा, V2 I2। तो अगर चूँकि Z1 बराबर Z2 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। यानी कि V1/I1 बराबर V2/I2। तो इससे हमें पता चलता है कि V1 V2 के बराबर होगा और I1 I2 के बराबर। लेकिन हमें V1 V2 से मतलब नहीं है, हमें I1 I2 के बराबर यहाँ पे लिख देना है। तो I1 I2 के बराबर होगा, ये एक नया स्टेप मिलेगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझना है कि जैसे आपने पढ़ा है Z1 का मान और Z2 का मान, तो ये अधिकतम मान होता है, और अगर Z बराबर R होता है जैसे श्रेणी में हुआ था, तो ये न्यूनतम होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, अधिकतम है, और अधिकतम है और बराबर है। तो प्रतिबाधा जो है, यानी कि एक प्रकार का जो प्रतिरोध ही है, वो कैसा है, अधिकतम है। तो जब प्रतिरोध अधिकतम होता है तो धारा अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि रुकावट ज़्यादा होगी तो धारा कम होगी। तो हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिबाधा है, यानी कि जो Z है, वो कैसा है, प्रतिबाधा है अधिकतम। जब प्रतिबाधा, यानी कि प्रतिबाधा क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, V/I का अनुपात है। तो वो यदि ज़्यादा है तो धारा कैसी कहलाई, धारा न्यूनतम। धारा कैसी है, न्यूनतम। तो अगर प्रतिबाधा अधिकतम होगी तो धारा अपने आप ही कैसे हो जाएगी, न्यूनतम। तो ये यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है। अब हम अनुनादी आवृत्ति निकाल लेते हैं पहले ही जैसी। तो अनुनादी आवृत्ति में होता है XL बराबर XC। तो XL का मान L ओमेगा, XC का मान 1/C ओमेगा। ओमेगा उस तरफ चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन L अपॉन 1/LC। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो ओमेगा बराबर 1/√LC, और ओमेगा का मान होता है 2πf बराबर 1/√LC। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड से। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√LC। तो ये बिल्कुल पहले जैसी ही अनुनादी आवृत्ति। अब बात करेंगे विशेषताओं की, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहली चीज़ वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, प्रतिबाधा अधिकतम, धारा न्यूनतम। तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और दूसरी विशेषता हम श्रेणी से ले लेंगे, AC वोल्टेज और AC धारा समान कला में होते हैं, इसमें भी समान कला में ही लिखेंगे। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शक्ति गुणांक cos फाई पहले जैसा ही 1 होगा। अब चूँकि इसमें धारा न्यूनतम है तो धारा का जो है मान हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं प्रवर्धन करना। तो हम लिख सकते हैं चौथे पॉइंट में कि इसमें धारा का प्रवर्धन हो सकता है। तो ये 4 बेसिक से आपको पॉइंट याद कर लेने हैं। इसके बाद उपयोग, तो यहाँ पे आपको ये 3 उपयोग याद करना है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा उपयोग में जो लिखा है उसको समझा देता हूँ। पहला है रेडियो प्रेसी में, यानी कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं उनको प्रेषित करने में, उनको भेजने में इसका उपयोग है। और लेकिन कहाँ पे है, कैसे है, वो पूरा का पूरा डिटेल है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। केवल इतना लिखा है रेडियो प्रेसी में।
बाकी आप इसका डिटेल यदि जानना चाहें तो आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अस्वीकारी परिपथ में। 2 प्रकार के परिपथ होते हैं, इसमें हम डिजिट के रूप में संख्याएँ लेते हैं। जैसे सिग्नल देना है तो 1 और सिग्नल नहीं देना है तो 0। तो यहाँ पे हम अस्वीकारी परिपथ को वो परिपथ बोलेंगे जिसमें हमें सिग्नल नहीं देना होता है, वहाँ पे हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहाँ पे परिपथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है लंब परिपथ। 2 या 2 से अधिक परिपथों में लंब परिपथ होता है और जो 2 परिपथों को जोड़ता है आपस में वो भी लंबवत। तो इसे हम बोलते हैं लंब परिपथ। तो इसमें भी हम समांतर अनुनादी परिपथ का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इनको याद कर लीजिए, उपयोग डायरेक्ट तो ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसका अच्छे से डिटेल भी समझ सकते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल से। बाकी यहाँ पे जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू।